हेलो स्टूडेंट। मैं संजीव कुमार बिरोली, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, आज आईपीसी में फर्स्ट सेमेस्टर का आपराधिक षड्यंत्र 120 ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आपराधिक षड्यंत्र क्या है, क्या करता है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 120 ए में कही गई है। इसमें जो बातें बताई गई हैं वह इस तरह से है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र के लिए, इसमें जो बातें बताई गई हैं वह है दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अर्थात स्पष्ट है, अकेले कोई व्यक्ति कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता। दो व्यक्तियों का होना या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, कोई अवैध कार्य अवश्य ही अवैध होना चाहिए, या कोई वैसा कार्य जो अवैध नहीं है। अर्थात ऐसे कार्यों के संदर्भ में भी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताई गई है जो कार्य अवैध नहीं है, लेकिन आगे क्या, अवैध साधनों द्वारा। कोई वैसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन साधन जिससे किया जाता है वह अवैध होना चाहिए, करने या करवाने के लिए सहमत हो जाता है। कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावे कोई कार्य उसके अनुसरण में या सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। अर्थात जिस कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, सिर्फ सहमत होना ही नहीं है, उस दिशा में कुछ कार्य भी होना चाहिए जिससे कि एविडेंस से पता चले कि उन लोगों के मध्य आपराधिक षड्यंत्र हुआ था। सिर्फ मानसिक स्थिति पर ही हम ये नहीं कह सकते कि आपराधिक षड्यंत्र हुआ है। इसके अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं वह इस तरीके से है। मात्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आशय द्वारा षड्यंत्र गठित नहीं होता। मात्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आशय द्वारा षड्यंत्र गठित नहीं होता, अपितु बल्कि इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा, उसमें जो प्रयोग किया गया है वह साधन अवैध होना चाहिए, के लिए सहमति होना आवश्यक है। जबकि ऐसी परिकल्पना केवल आशय के रूप में ही रहती है, दंडनीय नहीं होती, किंतु जैसे ही दो व्यक्ति उस परिकल्पना को कार्यान्वित करने को सहमत हो जाते हैं, वैसा जो भी कार्य है उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सहमत होते हैं तो योजना स्वयं अपने आप एक कार्य रूप धारण कर लेती है। योजना वैसी परिस्थिति में कार्य करने के लिए जब उस परिकल्पना के लिए सहमत हो जाते हैं, उस दिशा में कोई कार्य करने लगते हैं, कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं, वह एविडेंस के रूप में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि योजना स्वयं अपने आप एक कार्य रूप को धारण कर लेती है और प्रत्येक पक्षकार का कार्य प्रतिज्ञा के बदले प्रतिज्ञा, कृत्य के बदले कृत्य यदि वैध होता है तो प्रवर्तन के योग्य होता है, तथा यदि आपराधिक साधनों द्वारा किया जाता है तो दंडनीय होता है। व्यक्तियों की संख्या तथा उसका संबंध बल प्रदान कर खतरा उत्पन्न करते हैं। सहमति उस आशय के अग्रसरण हेतु एक कार्य था। अर्थात जो भी व्यक्ति वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा या तो अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं। सहमति उस आशय के अग्रसरण में आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य था
जिसकी प्रकल्पना प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में की हुई होती है। षड्यंत्र के आरोप में सत्यापित करने के लिए सहमति का होना आवश्यक है। यहाँ पर कह रहा है कि षड्यंत्र के आरोप में सत्यापित करने के लिए एक अर्थ यह साक्ष्य के लिए सहमत होना आवश्यक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपराधिक षड्यंत्र है उसमें कुछ जो चीजें हैं वह बहुत जरूरी हैं। यदि हम आपराधिक षड्यंत्र को देखें तो आपराधिक षड्यंत्र 120A तथा उसके बारे में जो दंड की बात की गई है 120 B। ये आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी में कब जोड़ा गया था? ये 1913 को जोड़ा गया था। 1913 के द्वारा षड्यंत्र को सारभूत अपराध बनाने के उद्देश्य से इसे जोड़ी गई थी। यह स्वाभाविक सी बात है, आंग्ल विधि से प्रभावित है। आंग्ल विधि में भी यही इसी तरीके के जो प्रावधान है वो हैं। अब 120A में जो दी गई परिभाषा है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, तत्व है, वो इस प्रकार से है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, पहला है अवैध कार्य को, कार्य स्वयं ही अवैध है। यदि कार्य स्वयं ही अवैध है तो उसके आगे की जो बात है उसे मैं बताऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है यह कहता है कि एक वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा, अर्थात वैध कार्य हो और वह अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए करार करते हैं और इस प्रकार के करार को हम आपराधिक षड्यंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। आपराधिक कृत्य को करने के करार के अतिरिक्त अन्य करार को आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। आपराधिक कृत्य को करने के करार के अतिरिक्त कार्य जो है वह आपराधिक होना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र, दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं पर चाय पीने के लिए करार करते हैं, सहमत होते हैं, तो यह आपराधिक षड्यंत्र नहीं होगा, क्योंकि चाय पीने का कार्य जो है वह आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, वह अपराध नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे करार के अनुसरण में कोई कृत्य नहीं किया जाता। आपराधिक कार्य को करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं करार के लिए के अतिरिक्त, करार को आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे करार का अनुसरण में कोई कार्य न किया जाए। उस करार का अनुसरण में कुछ कार्य किया हुआ होना चाहिए, तभी वह एविडेंस के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा वह ग्रहण ही नहीं किया जा सकता है। धारा 120A के स्पष्टीकरण के अनुसार अवैध कार्य चाहे करार का अंतिम उद्देश्य हो या उद्देश्य का सहायक हो, प्रत्येक अवस्था में दंडनीय हो। इसके अनुसार अवैध कार्य चाहे करार का अंतिम उद्देश्य हो, अवैध कार्य करार का अंतिम उद्देश्य हो या उद्देश्य का सहायक, अंतिम उद्देश्य हो या तो उद्देश्य में सहायक हो, प्रत्येक अवस्था में वह दंडनीय होगा। 120 का चाहती है कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन या उद्देश्य की एकता अवश्य होनी चाहिए। अर्थात 120A के लिए यह कह रहा है जो आवश्यक चीज है वह ये कि मस्तिष्क का पूर्व मिलन, अर्थात पहले से वैसी योजना बनी हुई होनी चाहिए, उस योजना के अनुसरण में वैसा कार्य किया हुआ होना चाहिए। मामले के षड्यंत्र के मामलों में संपूर्ण मसौदे को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य क्या था और वह क्या करना चाहते थे। केवल करार मात्र, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए जो करार करते हैं, केवल करार मात्र पर्याप्त है, चाहे अन्य कार्य भले ही ना किया जाए। षड्यंत्र गठन के पश्चात सामान्य आशय अग्रसित करते हैं। षड्यंत्र गठन के पश्चात तब तक बरकरार रहेगा जब तक षड्यंत्रकारी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना सामान्य आशय अग्रसर करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 120A के संदर्भ में 120A से संबंध रखते हुए
1987 के केस में हिमाचल प्रदेश बनाम कृष्णलाल, हिमाचल प्रदेश बनाम कृष्णलाल के केस में कहा कि षड्यंत्र के अंतर्गत कई अपराध किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उनके कारित करने में सभी ने सक्रिय भूमिका अदा की है। यदि षड्यंत्र करने के अंतर्गत कोई षड्यंत्र हुआ और उस अपराध कृत किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा, अनेक अपराध किए जाते हैं, षड्यंत्र के अंतर्गत कई अपराध किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उनके कारित करने में सभी ने, जितने भी लोग उस षड्यंत्र के हिस्सेदार थे, सहमत हुए थे, सभी ने सक्रिय भूमिका अदा की है। इस प्रकार आपराधिक षड्यंत्र से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अवैध कार्य को करने या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या कराने से संबंधित करार का बोध होता है। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन के लिए आपराधिक कृत्य को करने का करार मात्र ही पर्याप्त है। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन के अपराध कृत्य को करने या करार मात्र ही पर्याप्त है। क्या एक स्वतंत्र अपराध है और इसके पालन में अन्य अपराध किए जाएं तो भी यह समाप्त नहीं होता। अर्थात यह एक जो स्वतंत्र अपराध है, इसके पालन में, उस अपराध को करने में अन्य अपराध किए जाएं तो यह समाप्त नहीं होता। अर्थात पहला जो अपराध है जिसके अनुसरण में वैसा कार्य किया जाता है, अर्थात आपराधिक षड्यंत्र का वह दूसरा अपराध भी होता है, तो वह समाप्त नहीं होता है। दोषी इरादे का गठन कोई करे और कुछ अलग हो जाए तथा अन्य आगे चलकर इसमें सम्मिलित होते हैं, अर्थात षड्यंत्र में सम्मिलित होते रहते हैं, फिर भी षड्यंत्र तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि इसे समाप्त करके तोड़ ना दिया जाए। मात्र संदेह या अनुचित साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष को निकालकर षड्यंत्र के अपराध को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मात्र संदेह या अनुचित साक्ष्य के आधार पर, ऐसे बहुत बार साक्ष्य होते हैं जो अनुचित होते हैं, संदेह भी हो सकते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष को निकालकर षड्यंत्र के अपराध को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार केवल उद्देश्य और तैयारी को इस अपराध की श्रेणी में लाना संभव नहीं है। सिर्फ उद्देश्य और तैयारी इस अपराध की श्रेणी में लाना संभव नहीं है, उस दिशा में कुछ कार्य भी अवश्य होना चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र के जो तत्व हैं, जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के मध्य करार। तीसरा है अवैध कार्य को अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करवाने के लिए करार। अब यहाँ पर जो मुख्य इंग्रेडिएंट है उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात कर रहा है। धारा 120 ए में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसके अनुसार षड्यंत्र रचना के लिए, षड्यंत्र जो भी होता है उसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अकेले षड्यंत्र नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति को षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह अपने आप में एक षड्यंत्र नहीं कर सकता, वह स्वयं ही स्वतंत्र अपराध करेगा। इंग्लिश विधि के अंतर्गत पति और पत्नी षड्यंत्रकारी नहीं हो सकते। आंग्ल विधि में पति और पत्नी षड्यंत्रकारी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें एक ही यूनिट माना गया है। किंतु भारतीय विधि के अंतर्गत ये हो सकते हैं। भारतीय विधि के अंतर्गत यदि पति पत्नी दोनों ही मिलकर कोई षड्यंत्र करते हैं तो उसमें वे दोषी हो सकते हैं 120 ए के। यही चीज आंग्ल विधि में नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी को एक ही यूनिट माना गया है। यदि सभी की एक सामान्य योजना है तो षड्यंत्रकारियों के मध्य किसी भी प्रकार से संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यदि सभी की एक सामान्य योजना है तो षड्यंत्रकारियों के मध्य किसी भी प्रकार के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात साधारण शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करें। यदि दो षड्यंत्रकारी हैं तथा उनमें से एक को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है। यदि षड्यंत्रकारियों में से दो व्यक्ति कोई एक कार्य जो आपराधिक कार्य है या तो वैध कार्य है, अवैध साधनों का करने के लिए सहमत होते हैं, यदि दो षड्यंत्रकारी हैं तथा उनमें से एक को निर्दोष घोषित किया जाता है,
तो स्वाभाविक सी बात है शेष को भी छोड़ दिया जाएगा, अर्थात दूसरे को भी छोड़ दिया जाएगा, उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात आपराधिक षड्यंत्र के लिए जिस अपराध के लिए यहाँ पर आवश्यक तत्व की बात की गई है वह जब फुलफिल ही नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो आपराधिक षड्यंत्र का जो एक अपराध है वह घटित ही नहीं होता है। दूसरा कोई अपराध हो सकता है लेकिन आपराधिक षड्यंत्र तो एकदम ही नहीं होगा। दूसरा केस आपराधिक षड्यंत्र 120A के अंतर्गत तोपन दास बनाम बंबई राज का केस है। ये 1956 का केस है। तोपन दास बनाम बंबई राज में सर्वोच्च न्यायालय ने चौथे अभियुक्त को इसलिए दोषी नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, उच्चतम न्यायालय का ये केस है, जिसमें तोपन दास बनाम बंबई राज के केस में इसलिए दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि 4 षड्यंत्रकारियों में से 3 को निर्दोष करार दिया गया। 4 ही व्यक्ति थे जो अपराधी थे, उनमें से 3 को निर्दोष करार दे दिया गया, तो अब बचा कौन? एक व्यक्ति। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि एक को दंडित इसलिए ना किया जाए क्योंकि दूसरे षड्यंत्रकारी पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है। यहाँ पर और एक दूसरे केस के संदर्भ में यह कहा गया है, किंतु यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए, आवश्यक नहीं है कि एक को दंडित इसलिए ना किया जाए क्योंकि दूसरे षड्यंत्रकारी पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है। यदि एक व्यक्ति कोई से पकड़ा गया और बाकी जो 3 हैं वे पकड़े नहीं गए, यहाँ पर ये कह रहा है वैसी परिस्थिति में फिर भी आवश्यक नहीं है कि एक को दंडित इसलिए नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि दूसरे षड्यंत्रकारी पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, यही कहा गया है। तोपन दास के वाद में निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य वाद में कहा, वह केस है बिंबधर प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य। बिंबधर प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य का केस है ये केस है 1956 का, ये भी केस 1956 का ही है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जरूरी नहीं है कि षड्यंत्र के अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाए। षड्यंत्र के अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाना जरूरी नहीं है। यह पर्याप्त है यदि न्यायालय यह पता लगाने की स्थिति में है कि षड्यंत्र के आपराधिक षड्यंत्र में वास्तव में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। यदि यह साक्ष्यों के द्वारा यह सिद्ध हो जाए कि जो अपराध घटित हुआ है उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल थे, वैसे परिस्थिति में जो वह एक व्यक्ति है जो पुलिस अभिरक्षा में है वह भी दोषी माना जाएगा। यही बात एक बार फिर से जो यहाँ बिंबधर प्रधान या तो उसके पहले के केस में कही गई थी, यही बात एक बार पुनः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक वाद में व्याख्या करने हेतु आई थी। इस वाद में 2 व्यक्तियों ने हाथ से अवैध रूप से 200 रुपये ऐंठने का षड्यंत्र किया तथा उनमें से एक को निर्दोष करार दे दिया गया। न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया? अभियोजन का अभियोग यह नहीं है कि भगत राम ने दूसरे व्यक्ति के साथ षड्यंत्र रचा था तथा यद्यपि दूसरे का आइडेंटिटी परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता तो भगत राम जो अभियुक्त था को भारतीय दंड संहिता के धारा 120B के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाए। इसके विपरीत अभियोग यह है कि भगत राम ने राम स्वरूप के साथ षड्यंत्र रचना की थी, षड्यंत्र बनाया था अतः एक बार राम स्वरूप को षड्यंत्र के संबंधित अपराध के लिए निर्दोष करार दे दिया गया तो भगत राम के विरुद्ध अभ्यारोपण स्वतः तथा आवश्यक रूप से धाराशायी हो जाएगी, परंतु वह भी निर्दोष हो जाएगा, अर्थात वह भी निर्दोष हो जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराई थी। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन स्पष्ट रूप से सिद्ध करे कि अभियुक्तों के अतिरिक्त उसने अन्य के साथ षड्यंत्र किया था।
मुख्य अपराधी की निर्दोषिता षड्यंत्र के केस को विफल कर देती है। मुख्य अपराधी की निर्दोषिता, यदि मुख्य अपराधी ही स्वयं ही निर्दोष है तो ऐसी परिस्थिति में षड्यंत्र के केस को विफल कर देती है। उसके साथ जो बाकी सह अभियुक्त हैं वे भी मुक्त हो जाएंगे। यदि अभियुक्तों के षड्यंत्र के अपराध से मुक्ति पाने पर उनके अन्य आरोपों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के अंतर्गत आवश्यक सक्षम पक्षकार के पूर्ण अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। यह निर्णय दिया गया कि इस मामले में तकनीकी आवश्यकता के अभाव में अभियुक्त को छोड़ा जा रहा है, जबकि उसके षड्यंत्र में शामिल होने के ठोस सबूत भी थे, अतः ठोस सबूतों के आधार पर वह अकेले व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र में अगला जो बिंदु है वह है अनुबंध या करार का होना। करार आशय नहीं है बल्कि यह आशय की घोषणा तथा स्वीकृति है। अतः षड्यंत्र का अपराध पूर्ण हो जाता है जैसे ही पक्षों के बीच एक अवैध कार्य को करने के लिए अनुबंध हो जाता है। यद्यपि अभी यह निश्चित नहीं हो पाता कि इस अपराध कृत्य को करने में किन साधनों का प्रयोग किया जाएगा। केवल अनुबंध मात्र पर्याप्त है, चाहे अनुबंध के अनुसरण में किसी कार्य को भले ही नहीं किया जाए। एक केस है इसमें, अमृत लाल हजारा बनाम सम्राट। ये 1942 का केस है। इस वाद में जीवन को खतरा उत्पन्न करने के उद्देश्य से बम या विस्फोटक वस्तुएं बनाने वाले कुछ पदार्थों को अभियुक्त और कुछ अन्य व्यक्तियों के आधिपत्य तथा अभिरक्षा में एक कमरे से बरामद किया गया। 120 खा के अंतर्गत अभ्यारोपित होने पर अभियुक्तों ने तर्क दिया कि वे निर्दोष थे क्योंकि अवैध कृत्य अभी संपन्न नहीं हो पाया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अमृतलाल हजारा बनाम सम्राट के केस में क्या कहा? व्यक्तियों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया जाएगा यद्यपि अवैध कृत्य जिसको करने या करवाने के लिए षड्यंत्र किया गया था बिल्कुल भी किया नहीं गया था। इस संबंध में षड्यंत्र का अभ्यारोपण अन्य से भिन्नता रखता है। दूसरे, अभ्यारोपण में आपराधिक कृत्य को करने का आशय स्वतः अपराध नहीं होता। दूसरी तरफ षड्यंत्र के अपराध के लिए चाहे कोई कृत्य किया जाए या नहीं, सिर्फ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध कृत्य को करने के लिए अनुबंध या संगठन का होना ही पर्याप्त है। चूंकि उपर्युक्त वाद में षड्यंत्र के अभ्यारोपण के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं थे, अतः अभियुक्तों को निर्दोष करार दे दिया गया। ये अमृतलाल बनाम हजारा का जो केस है यह थोड़ा सा डिफरेंट केस है। आपराधिक षड्यंत्र में तीसरा जो बिंदु है वह है अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करना या करवाने के लिए सहमत होना। इसके साथ ही जो इससे पहले का जो बिंदु है अनुबंध या करार का होना, उसमें और भी यदि कुछ बिंदुओं को हम देखें तो हम यह पाते हैं कि जो कार्य है अवैध कार्य आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिए समझौता, निश्चयता, विधि विरुद्ध अथवा विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करने के लिए होना चाहिए। जो भी कार्य है वह विधि विरुद्ध अवश्य होना चाहिए, विधि के द्वारा उसे निषिद्ध किया हुआ होना चाहिए। कोई समझौता या सहमति जो अनैतिक है, ऐसा समझौता जो अनैतिक भी हो सकता है। 2 व्यक्तियों के मध्य कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक है उसको करने के लिए सहमति, लोक नीति के जो विरुद्ध हो
या व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, वैसा व्यापार जिसके संदर्भ में प्रतिबंधित विधि द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, या अन्यथा इस प्रकृति का है कि न्यायालय इसे प्रवर्तित नहीं करेगा, तो यह आवश्यक रूप से अवैध नहीं होगा। चूंकि एक कार्य आपराधिक हुए बिना भी अवैध हो सकता है, अतः यह कहा जा सकता है कि अवैध कार्य करने के लिए सहमति आपराधिक षड्यंत्र के तुल्य हो सकती है, यद्यपि वह उसी रूप में दंडनीय नहीं भी हो सकता है। एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचना एक अपराध हो सकता है, किंतु अकेले किया जाए तो अपराध नहीं होगा। उदाहरण के लिए, एक वैसी महिला जो गलत कार्य करती है, गलत कार्य करने के लिए एक औरत को या एक महिला को प्राप्त करती है, या एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए एक औरत को नियुक्त करती हो। यदि रेलवे का कोई कर्मचारी किसी वर्तमान आदेश के विरुद्ध किंतु वाणिज्यिक निरीक्षक जो एक सक्षम प्राधिकारी है के निर्देश के अनुसरण में कोयला भेजता है और इस तथ्य का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि व्यापारी ने प्रेषण भेजने के समय कर्मचारी के साथ कोई षड्यंत्र किया था या उसे अवैध धनराशि प्रदान किया था, तो ना ही यार्ड मास्टर जिसने वैसा कोयला भेजा था और ना ही व्यापारी जिसके नाम से वैसा कोयला भेजा गया था धारा 120 खा या 420 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाकी जो इसके बिंदु हैं, जो इससे पहले अभी आपको बता रहे थे, अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले अनुबंध का उद्देश्य आवश्यक रूप से यही होना चाहिए कि अवैध कृत्य को किया जाए या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करवाया जाए। यदि उद्देश्य ऐसा नहीं है तो कोई भी अनुबंध षड्यंत्र तभी माना जाएगा जब इस अनुबंध के अनुसरण में कोई कृत्य अवश्य कर दिया जाए। यदि उद्देश्य ऐसा नहीं है तो कोई भी अनुबंध षड्यंत्र तभी माना जाएगा जब इस अनुबंध के अनुसरण में कोई कृत्य अवश्य कर दिया जाए। सम्राट बनाम शंकरैया का एक केस है, 1940 का केस है। इसमें 6 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति आ को मार देने का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के अनुसरण में उन्होंने जादू टोने तथा जहर देकर मारने का प्रयास किया और अंततः उसकी पानी में डुबाकर हत्या कर दी गई। यह निर्णय दिया गया आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक प्राविधिक प्रकृति का है तथा इसका आवश्यक तत्व अपराध कृत्य को करने का अनुबंध है तथा इससे कोई मतलब नहीं है कि कृत्य को किन साधनों द्वारा संपन्न करने का निश्चय किया गया था। कोई मतलब नहीं है कि कृत्य को वह जो अपराध है किन साधनों द्वारा किए जाने का निश्चय या तो अनुबंध किया गया था। इस बात का आपराधिकता के प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन साधनों का प्रयोग किया गया यह गौण विषय है। साधन पर्याप्त या उचित नहीं थे या कृत्य को वैध साधनों द्वारा किया जाना था। जादू टोने द्वारा हत्या का अनुबंध धारा 120 खा के अंतर्गत आ जाता है, किंतु यदि किसी ऐसे कृत्य को करने के लिए षड्यंत्र किया गया है जो अवैध नहीं है, किंतु किसी ऐसे कार्य को करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है जो अवैध नहीं है, यद्यपि इस आशा तथा विश्वास के साथ षड्यंत्र किया जाता है कि किए गए कृत्य द्वारा किसी की मृत्यु होना या किसी को चोट पहुंचाना संभव है, तो उसे अवैध कृत्य को करने के लिए षड्यंत्र नहीं माना जाता है। यहाँ पर जो एक बात हमें समझने की है वह ये कि यदि किसी ऐसे कृत्य को करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है जो अवैध नहीं है, अर्थात अवैध कार्य के लिए कोई षड्यंत्र
यद्यपि इस आशा तथा विश्वास के साथ षड्यंत्र किया जाता है कि किए गए कृत्य द्वारा किसी की मृत्यु होना या किसी को चोट पहुंचाना संभाव्य है। अर्थात इस आशा के साथ, विश्वास के साथ वैसा किया जाता है कि उससे किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो उसे अवैध कृत्य करने के लिए षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। एक केस और एक है यहाँ पर, अब्दुल कादर बनाम राज। ये केस है 1964 का, अब्दुल कादर बनाम राज। इस वाद में दक्षिणी अफ्रीका के निवासियों ने भारतवर्ष में जालसाजी, छल का अपराध करने का षड्यंत्र किया। जब वे भारतवर्ष में अपनी योजना की पूर्ति में लगे हुए थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया। भारत में धारा 120 ख के अंतर्गत उनके विरुद्ध अभियोग चालू किया गया। अभियुक्तों ने निर्दोषता सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत दिया कि वे ना तो भारतीय नागरिक ही थे और ना ही उन्होंने षड्यंत्र रचना या अपराध भारतवर्ष की सीमा के अंतर्गत किया था। न्यायालय ने यह कहा कि निसंदेह षड्यंत्र का अपराध पूर्ण हो जाता है जैसे ही अनुबंध का गठन हो जाता है। जैसे ही उन लोगों के मध्य अनुबंध हो जाता है, गठन हो जाता है, आपराधिक षड्यंत्र पूरा हो जाता है। ऐसा न्यायालय ने विनिश्चय किया। धारा 120 खा उन लोगों पर लागू होती है जो षड्यंत्र के चालू रहते हुए उसके सदस्य होते थे। 120 खा आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में जो दंड की बात कहती है, उन लोगों पर लागू होती है जो षड्यंत्र के चालू रहते हुए उसके सदस्य होते हैं। क्योंकि सभी अभियुक्त जब वे मुंबई में थे, षड्यंत्र के चालू रहते हुए उसके सदस्य थे। जब वे मुंबई में थे, मुंबई में इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, रचा था। षड्यंत्र के चालू रहते हुए वे इसके सदस्य थे, अतः सभी अपराध कृत्य के लिए दोषी थे। आपराधिक षड्यंत्र का कृत्य अंशतः भारत तथा अंशतः भारत के बाहर हुआ था। कुछ आपराधिक षड्यंत्र भारत में तथा कुछ बाहर हुआ था। यह निर्णय दिया गया कि बैंकों को बेईमानी से अवैध कृत्यों द्वारा उत्प्रेरित करने का काम बाहर भुगतान का आदेश बनाकर नहीं, बल्कि उसे भारत में प्रस्तुत करके किया गया है और यह सब छल करने का अनुबंध के तहत किया गया माना जाएगा। यदि कोई किसी अन्य के साथ वैध कृत्य, जो कार्य है वैध कृत्य, अवैध साधनों द्वारा करने को सहमत होता है, वैध कार्य है उसको अवैध साधनों द्वारा करने के लिए बाध्य होता है, सहमत होता है, तो उनके इस अनुबंध को आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। दो व्यक्तियों के मध्य कोई एक वैध कार्य है, उसको अवैध साधनों द्वारा करने के लिए जब वो सहमत होते हैं तो यह आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगा। बॉम्बे राज बनाम एस सखाराम यादव, इस वाद में बॉम्बे राज बनाम एस सखाराम यादव, इस वाद में एक गांव के हरिजन, जिनकी संख्या 12 थी, पंचायत क्रम को लागू करने तथा मापदंड के निरीक्षण कार्य से असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने षड्यंत्र करके ग्राम पंचायत अधीक्षक के परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। यह निर्णय दिया गया कि हत्याएं पंचायत क्रम को लागू करने तथा मापदंड निरीक्षण कार्य के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए की गई थी। यह सिद्ध हो गया था, अतः नृशंस हत्या के लिए सभी को उत्तरदायी ठहराया गया था। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो अवैध कार्य तथा वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा किए जाने के संदर्भ में और भी कुछ चीजें जो हमें जाननी चाहिए। कार्य का अंत साधनों को न्यायोचित नहीं ठहरा था। उदाहरण के लिए
प्रतिद्वंदी व्यापारी को मात देना अवैध कार्य नहीं है, परंतु सस्ती वस्तुओं के विक्रेता को नष्ट करने के लिए एकीकृत होकर एक दिवालिया क्रेता को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित देकर विक्रेता को हानि पहुंचाना अवैध होगा। अर्थात यहाँ पर प्रतिद्वंदी व्यक्ति को वैध साधनों के द्वारा ही आप मात दे सकते हैं, वैसा एकीकृत होकर एक दिवालिया क्रेता को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित देकर विक्रेता को हानि नहीं पहुंचा सकते। यदि वैसा होगा तो वह अवैध होगा, वह आपराधिक षड्यंत्र होगा। अब यहाँ पर जहाँ किसी ऐसे कार्य को करने के लिए समझौता हुआ जो अपराध नहीं होगा, सहमति या समझौते के अनुसरण में आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए किसी व्यक्ति कार्य का किया जाना जरूरी है, जिससे कि यह समझ में आए कि वह जो एक षड्यंत्र है उसके अनुसरण में कुछ कार्य भी किया गया है, ताकि साक्ष्य के रूप में कुछ ग्रहण किया जा सके। अतः कार्य उस कार्य से भिन्न होना चाहिए जो मात्र सहमति के अस्तित्व को सिद्ध करता है। मात्र सहमति के अस्तित्व को सिद्ध करने से अलग वह कार्य जो किया गया है, जिसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना है, वह होना चाहिए। व्यक्त कार्य उस कार्य से भिन्न होना चाहिए जो मात्र सहमति के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी षड्यंत्र के प्रत्येक अवस्था में विद्यमान रहे, अथवा यह कि उसने कोई व्यक्त कार्य किया हो। इस प्रकार घटित हो सकता है कि एक व्यक्ति ने कोई कार्य प्रकट कार्य नहीं किया हो, किंतु यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि वह षड्यंत्र में एक पक्षकार था, अर्थात उसने सामान्य परिकल्पना के लिए अपनी सहमति दे दिया था तथा उस समझौते से अपने को अलग नहीं किया था, तो यह माना जा सकता है कि वह षड्यंत्र का एक पक्षकार रहा है। वह अन्य षड्यंत्रकारियों के कार्यों के लिए भी दायी होगा। अब यहाँ पर जो षड्यंत्र का प्रमाण है वह किस तरीके से सिद्ध होगा? अभिकथित सहमति को आपराधिक षड्यंत्र साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाना ना तो आवश्यक है और ना तो बहुधा संभव ही हो पाता है। बहुत बार अभिकथित सहमति के अनुसरण में विवर्त जो प्रत्यक्ष कार्य में सहयोग सहमति स्वयं में ही हिस्सेदारी के निष्कर्ष के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है। परमहंस यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि षड्यंत्र के प्रत्येक आरोप के समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध होना कठिन है। बहुत ही सही चीज इसमें परमहंस यादव बनाम बिहार राज्य का केस में 1987 का जो केस है, इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि षड्यंत्र के प्रत्येक आरोप में समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध होना कठिन है, परंतु यदि अभियोजन परिस्थितिक साक्ष्य पर विश्वास करता है तो उन घटनाओं की कड़ी में जो षड्यंत्र गठित करती हैं अबाधित संयोजन का प्रमाण देना आवश्यक होगा। लिंक का प्रमाण देना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध होना कठिन है, परंतु यदि अभियोजन परिस्थितिक साक्ष्य पर विश्वास करता है तब उन घटनाओं की कड़ी जो षड्यंत्र गठित करती हैं किस तरीके से गठित हुई, इसका एक लिंक देना जरूरी होगा। उसी प्रकार से हरिलाल भगवती बनाम सीबीआई नई दिल्ली नई दिल्ली के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि षड्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के दायरे में लाने के लिए यह सिद्ध करना जरूरी है कि पक्षकारों के बीच विधि विरुद्ध कार्य का करार हुआ था, तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य के षड्यंत्र को सिद्ध करना कठिन है। यहाँ पर पक्षकारों के बीच विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए सहमति हुई थी,
इसे सिद्ध किया जाना जरूरी है। वैसा हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम सीबीआई नई दिल्ली के वाद में कहा गया था। जहां दो समूहों के व्यक्ति एक ही कार्य को अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और उन दोनों में कोई गुप्त समझौता नहीं है, तो पृथक समूह एक पृथक षड्यंत्र की रचना करता है। जब दो समूह के व्यक्ति एक ही कार्य को विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए के लिए कार्य करते हैं और उन दोनों में कोई गुप्त समझौता नहीं है, दो पार्टियां हैं, कोई वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं और दोनों पार्टियों के मध्य कोई गुप्त समझौता नहीं है, तो पृथक पृथक अलग अलग समूह एक पृथक षड्यंत्र की रचना करता है। इसमें बहुत सूक्ष्मता से अनुसंधान करने की बात है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, समूह हैं, दोनों के उद्देश्य अपने भिन्न भिन्न हैं। उनका आशय केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। एक सामान्य षड्यंत्र की रचना के लिए आवश्यक है कि सभी संयुक्त रूप से एक सामान्य योजना की सफलता के लिए एकजुटता से कार्य करें। उनके कृत्य भिन्न हो सकते हैं किंतु उद्देश्य एक होना चाहिए। उनके कृत्य भिन्न हो सकते हैं किंतु उद्देश्य एक होना चाहिए। अभियोजन का केस यह है कि कई लाइसेंस उन कंपनियों के नाम पर जारी किए गए जो अस्तित्वहीन थी। कई लाइसेंस उन कंपनियों के नाम पर जारी किए गए जो अस्तित्वहीन थी। यह निर्णय दिया गया कि यह सामान्य षड्यंत्र था जिसके अंतर्गत जाली नामों पर लाइसेंस जारी करने का कार्य किया गया था। यह तथ्य मान्य नहीं है कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर लाइसेंस जारी करना एक पृथक षड्यंत्र की रचना करता है। इस प्रकार इस स्वामी रत्नम बनाम मद्रास राज्य में षड्यंत्र का एक ही उद्देश्य था, जनता के साथ जालसाजी करना। वर्षों चले षड्यंत्र में कई उस षड्यंत्र में शामिल हुए और अनेक जालसाजी के कार्य संपन्न किए गए। यह निर्णय दिया गया कि इन सभी परिवर्तनों के कारण षड्यंत्र कई भागों में विभाजित न होकर एक अकेले षड्यंत्र का रूप धारण किए हुए रहेगा। धारा 34 तथा धारा 120 का दोनों को यदि पढ़ें तो कुछ ऐसी भ्रांति लगती है कि क्या दोनों एक हैं या दोनों के जो तत्व हैं दोनों समान हैं। धारा 120 का के अंतर्गत अपराध का सार कानून का उल्लंघन करने का अनुबंध मात्र है, यद्यपि अवैध कृत्य किया नहीं जाता है। धारा 34 के अंतर्गत अपराध का सार सभी अभियुक्तों द्वारा, धारा 34 के अंतर्गत अपराध का सार सभी अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया कृत्य है। धारा 34 में जो बातें बताई गई हैं वह कॉमन इंटेंशन की बात है और सामान्य आशय को अग्रसर करने में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है, अर्थात कुछ परिणाम उत्पन्न करने के लिए आपराधिक व्यवहार में एकता अर्थात मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया जा चुका है कि धारा 120 ख के अंतर्गत षड्यंत्र के लिए प्रयुक्त साक्ष्यों को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद उन्हीं साक्ष्यों को पुनः धारा 34 के अंतर्गत समान आशय निर्धारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त धारा 34 केवल साक्ष्य के एक नियम का उल्लेख करती है
तथा विशिष्ट अपराध निर्मित नहीं करती, जबकि धारा 120 का अलग से ही एक अपराध है, किसी दूसरे अपराध के साथ वह जुटती नहीं है, जबकि धारा 34 किसी भी अपराध के साथ जुट जाती है। कॉमन इंटेंशन अनेक लोगों को उसके अंतर्गत अपराधी घोषित किया जा सकता है, जबकि धारा 120 का सारभूत अपराध का गठन करती है, अलग से ही एक अपराध का गठन करती है। इस तरीके से धारा 34 और 120A में हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर धारा 120 खा तथा धारा 107 में अंतर क्या है? षड्यंत्र धारा 120 खा के अंतर्गत सारभूत सब्सटेंटिव अपराध है, दुष्प्रेरण से इसका कोई संबंध नहीं है। धारा 120 खा आपराधिक षड्यंत्र की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान देती है, जिसके अंतर्गत वे कार्य भी सम्मिलित हैं जो धारा 107 के अंतर्गत षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण के समतुल्य है। जहां आपराधिक षड्यंत्र धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के समतुल्य है, जहां आपराधिक षड्यंत्र धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के समतुल्य है, वहां धारा 120 का अथवा धारा 120 खा के उपबंधों की सहायता लेना आवश्यक है, क्योंकि संहिता में ऐसे षड्यंत्र को दंडित करने के लिए विशिष्ट उपबंध बनाए गए हैं। धारा 107 के अंतर्गत किसी षड्यंत्र के लिए मात्र समुच्चय अथवा सहमति पर्याप्त नहीं है, कोई कार्य अथवा अवैध लोभ षड्यंत्र के अनुसरण में होना जरूरी है। षड्यंत्रित वस्तु को संपादित करने के उद्देश्य से होना चाहिए। 120 के अंतर्गत सहमति ही पर्याप्त है यदि वह अपराध करने के उद्देश्य से है, यदि वह अपराध करने के उद्देश्य से किया गया है वह सहमति। जहां तक षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का संबंध है, जहां तक षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का संबंध है, दुष्प्रेरण धारा 108 से 117 तक वर्णित विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। धारा 120 का वर्णित आपराधिक षड्यंत्र का अपराध धारा 120 खा के अंतर्गत दंडनीय